स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में हमने आपका ये ख्याल रखा है कि कहीं पेट से संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों बहुत बार ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं और ऐसे में पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुज़ुर्ग हों। तो किस किस तरह की समस्याएं ऐसे में आ सकती हैं? फेस्टिव सीज़न है, मौसम भी बदल रहा है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, ये सारी बातें आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ है डॉक्टर अजीत कुमार, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, सदर हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर। सर, ये जो अभी जैसे मैंने कहा कि मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी कभी बरसात भी हो जा रही है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में आपके पास अगर हम बात करते हैं पेट से संबंधित किस किस तरह की परेशानियां लेकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है और बहुत जगह स्टैग्नेंट वाटर अभी है, तो जितने भी रोड साइड ठेले वाले, खुमचे वाले खान पान की जो चीज़ें हैं, उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गैस्ट्रोएंटराइटिस के मरीज ज़्यादा अभी आ रहे हैं पेट से जुड़े हुए बीमारियों में। तो उनको कंप्लेन रहता है कि पेट में दर्द है, लूज मोशन हो रहा है, तो ये सब शिकायतें लेके मरीज हमारे पास अभी ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है और स्टेग्नेशन के कारण डेंगू के भी मरीज हमारे पास अधिक आ रहे हैं। जी जी जी। और ये जो डेंगू की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि जो हम लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, ठेले कुमचे जो खुले में आमतौर पर बिकते रहते हैं, और ये त्यौहार का जो सीज़न है जिसका हमने जिक्र किया है कि इन दिनों भी लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो ऐसे में जैसे आपने ये जो कहा, तो लोग क्या इसमें पहचाने कैसे, ये लक्षण किस तरह के दिखाई देने लगते हैं? देखिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस में होता है क्या है कि पेट मरोड़ के दर्द होगा और लूज मोशंस भी होता है। अब उसमें है कि डायरिया और डिसेंट्री दोनों हो सकते हैं। अगर आंव आ रहा और ये इस तरह का हो रहा है, तब आपको उसमें एंटीबायोटिक लेना होगा, अदरवाइज सिर्फ ORS और साफ पानी यूज़ करके भी आप ठीक हो सकते हैं। जी जी जी। तो ये तुरंत इस तरह की प्राथमिक उपचार अपने आप करना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए? क्योंकि कई बार इस चक्कर में लोग लेट कर देते हैं, देर हो जाती है पहुंचने में। सेल्फ मेडिकेशन तो हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर नज़दीक में जो भी आपके फिजिशियन या अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पे 24/7 कोई ना कोई डॉक्टर रहते ही हैं, तो वहाँ जाकर उनसे दिखाकर ही दवाई लेना उचित होता है। जी। आप तो सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो आपसे ये भी जानना ज़रूरी होता है कि इस तरह के केसेस में भी क्या ऐसे हालात पहुंचते हैं कि सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है? कुछ ऐसे परेशानियां डेवलप करते हैं गलत खान पान, गलत आदतों के कारण? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एपेंडिसाइटिस और गॉल ब्लैडर स्टोन में दर्द लेके मरीज हमारे पास भी आते हैं। एक्चुअली अभी फेस्टिव सीजन में लोग फास्टिंग भी करते हैं जी। फास्टिंग करने के कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन, जो साइलेंट स्टोन होता है, कभी कभी वो सिम्टोमेटिक हो जाता है, मतलब दर्द शुरू हो जाते हैं। जो स्टोन शांत पड़ा हुआ था, अगर आप लंबा फास्टिंग करेंगे तो दर्द उठ सकता है और उसके वो प्रेजेंटेशन लेके मरीज हमारे पास पीत की थैली में पत्थर का दर्द की शिकायत लेके आते हैं। दूसरा कंप्लेन जो होता है, आजकल जो हमारा फूड हैबिट हो गया है, फास्ट फूड और ये सब ज़्यादा खाते हैं लोग, और उसके कारण एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, और वो एक रियल सर्जिकल इमरजेंसी है। तो इन दोनों कंडीशंस के साथ मरीज हमारे पास आते हैं, पेट दर्द लेके, पीत की थैली में पत्थर और अपेंडिक्स में सूजन लेके आते हैं। तो इस तरह की परेशानियों में क्या दवा से ही पहले ट्रीटमेंट करते हैं या सीधा फिर इसमें सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ती है? ये निर्भर करता है मरीज की जांच कराने के बाद कि उसका इन्फेक्शन लेवल क्या है, अल्ट्रासाउंड में कैसा दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, फिर ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन किया जाता है। अपेंडिसाइटिस में कि अगर अपेंडिक्स के मरीज दर्द के साथ हमारे पास आ जाते हैं,
तो उनका अगर जल्दी ऑपरेशन हो जाए 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर, तो वो मरीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर लेट हो जाता है, 2 दिन 3 दिन मरीज घर पे ही बिता देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग चाहते हैं कि इंटरवल अपेंडिसेक्टोमी जिसे बोलते हैं, कुछ दिन दवाई चलाने के बाद, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बाद अपेंडिक्स की ऑपरेशन की जाए। बिल्कुल, कई बार हम सुनते हैं कि जैसे अपेंडिक्स में पेट में दर्द उठा, अपेंडिक्स का दर्द उठा, फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, फिर मतलब वो चलता रहता है, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। कई बार वो शांत है, फिर अचानक से पेट दर्द उठता है, फिर पता चलता है अपेंडिक्स का समस्या है। देखिए, पहले तो हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि अपेंडिक्स का दर्द किधर होता है और पीत की थैली का पत्थर का दर्द किधर होता है। तो दाहिने साइड दोनों होता है। ऊपर में जो होगा पंजरा के पास, वो होता है पीत की थैली के पत्थर के कारण। और नीचे जो होता है दाहिने साइड में, वो अपेंडिक्स के कारण होता है। अपेंडिक्स में 2-3 चीज टिपिकल होती है कि बुखार, मरीज को बुखार भी आएगा, और नाभि के पास से दर्द शुरू होता है और उल्टी जैसा लगेगा, जिसे नौजिया हम लोग कहते हैं। मरीज को मछली आएगी, उल्टी जैसा मचलन होगी, उल्टी जैसा होगा, तो ये अपेंडिक्स का। और पेन, आपने ठीक कहा कि पेन बहुत होगा, उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड भी करता है जी। तो ये अपेंडिसाइटिस का मतलब इसको टालने की बात हम कह सकते हैं कि वो टालता रहता है उसका मरीज जो है। नहीं, अगर आप सही समय पे अपने सर्जन के पास चले गए और अल्ट्रासाउंड भी अगर खुद से करा ले, अगर मान लीजिए कि आपके अगल बगल में अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे अल्ट्रासाउंड कराने से बहुत बार अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर दोनों का बीमारी का पता चल जाता है। बिल्कुल, तो ये मतलब जब दर्द उठता है तो एक बार फौरन अगर जांच करा ली जाती है तो पता चल जाता है। और किसी भी तरह का दर्द हो तो इसमें जो है टालने की बात अभी जो मैंने की है या लापरवाही की बात, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जी, तो ये जो अपेंडिक्स होता है सर, ये मतलब किस तरह का अंग है? क्या सबों में ये इस तरह का दर्द हो सकता है, या अपेंडिक्स की समस्या हो सकती है, या खास कारण से होता है? देखिए, जनरली मिडिल एज के बाद अपेंडिसाइटिस का नहीं होता है। ये कम एज में या यूथ में ज़्यादा होता है। तो अपेंडिसाइटिस अधिकतम देखा जाता है कि यंग जो पेशेंट्स हैं उनमें होता है। और जो जिनकी फूड हैबिट अगर आप मार्क करेंगे, हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं मरीज कि उनका फूड हैबिट में पानी कम पीते हैं, फाइबर रिच डाइट कम लेते हैं, रेशा वाली चीज़ कम लेते हैं, और फास्ट फूड वो ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से पता चलता है, और कॉन्स्टिपेशन ये सब की प्रॉब्लम उन्हें रहती है। इस तरह से हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि उनको अपेंडिसाइटिस के कारण दर्द हो रहा होगा। बिल्कुल, मतलब ये कारण है जो हम आज खान पान की बात कर रहे हैं, इसका भी एक सबसे बड़ा जो कारण है वो खान पान है ना, जो हमारा जो स्टाइल है, रहन सहन है, जो हमारी दिनचर्या है। और पथरी की जो बात है, स्टोन में ये गॉल ब्लैडर में या कहीं भी पित्त की थैली में, तो उसका इलाज भी मतलब चूँकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब तो होती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कितना समय लगता है, क्या खर्च होता है इसमें? समय हर पेशेंट का अलग होता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ नहीं है तो 20-25 मतलब पथरी के साइज और उसके नंबर्स पर भी डिपेंड करता है? नहीं, साइज पथरी के साइज से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो पीत की थैली जो होती है वो हमारे आंत के बगल में होती है, छोटी आंत के बगल में होती है। तो वो कितना चिपका हुआ है ड्यूडेनम से, स्टोमक से, उस पर डिपेंड करता है, या ओमेंटम से, उस पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। आमतौर पर देखा गया कि आधे घंटे में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है। जी, तो इसमें पथरी निकाली जाती है या पूरा गॉल ब्लैडर या जो पित्त की थैली है? पूरा पित्त का थैली ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन करके सिर्फ स्टोन निकालेंगे तो दोबारा फिर बनने का खतरा रहता है। अच्छा, तो मतलब जिस व्यक्ति के शरीर से अगर ये निकाल दिया जाता है तो फिर पाचन संबंधी परेशानियां आती हैं उनके लाइफ में? कुछ दिनों तक कुछ मरीजों में देखा जाता है 5 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक थोड़ा गैस का समस्या होता है, और उसके बाद वो एडजस्ट हो जाता है, फिर कोई समस्या नहीं होती है। जी बिल्कुल, तो ये इसका भी इलाज है और बहुत आधे घंटे में ये सर्जरी हो जाती है, तो ये मतलब लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा इलाज है। लेप्रोस्कोपिक जो गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा इलाज है। जी, अपेंडिक्स की भी जो बात अभी आप कर रहे थे वो भी इसी विधि से? नहीं, उसमें दोनों होता है, ओपन भी होता है, लेप्रोस्कोपी भी होता है। वो सर्जन का प्रेफरेंस है, पेशेंट का प्रेफरेंस है कि वो किस विधि से कराना चाहते हैं। लेकिन अभी जो समय आ गया है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में ही लोग प्रेफर करते हैं। मतलब इसमें कम समय भी लगता है, चीरे कम पड़ते हैं,
तो ज़्यादा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डायग्नोस्टिक भी है। जब हम पेट में कैमरा डालते हैं तो पूरा पेट हमें दिखता है। जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में आया कि सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन जब हम लोग पेट के अंदर कैमरा डालते हैं तो देखते हैं अपेंडिक्स भी सूजा हुआ है और चिपका हुआ। तो हम लोग मरीज के परिजन से बात करके दोनों ऑपरेशन एक साथ भी करते हैं। बिल्कुल, मतलब कई बार इसके चलते बहुत सारी जो अन्य परेशानियां हैं जो अभी तक उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका भी पता चल जाता है। जैसे कि आप लोग जब सर्जरी करते हैं तो कई बार आप कहते हैं कि ये केस बड़ा केस था या ये केस खराब हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है? बड़ा केस मीन्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। हम लोग गए मतलब जो सिंपल नॉर्मल, मतलब जिस कारण से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में गए और आसानी से अच्छे से ऑपरेशन हो गया। जैसे आज का ही एग्जांपल लें, आज एक हर्निया का ऑपरेशन मैं कर रहा था। बिल्कुल, आप मतलब अभी सीधे आप ऑपरेशन थिएटर से निकल कर आ रहे हैं। जी जी। तो हर्निया का ऑपरेशन दाहिने साइड का लेप्रोस्कोपी से कर रहा था, तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में था कि उसमें ओमेंटम है, मतलब आंत नहीं था। लेकिन जब हम लोग अंदर कैमरा डाले तो दिखे पूरा आंत घुसा हुआ और चिपका हुआ है। तो सबसे पहले उस आंत को जो चिपका हुआ था उसे हमें हटाना पड़ा। ये हमारे प्लान में नहीं था। हम लोग सोच के गए थे कि सिर्फ हर्निया करना है, लेकिन पहले उसको आंत को नीचे उतारना पड़ा, फिर स्पेस बना के जाली बिछा के हम लोग ऑपरेशन किए। तो वो हुआ कि लंबा चला ऑपरेशन। हम लोग सोचे थे कुछ और, निकला कुछ बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद से जो अलग हो जाता है। ये तो आंतों की बात अभी आपने छेड़ी है सर, तो ये आंत से संबंधित भी कुछ समस्याएं हैं? जैसे अभी हमने गॉल ब्लैडर की बात की है, अपेंडिक्स की बात की है, तो आंतों की जब बात करते हैं, जैसे कब्जियत की बात होती है, तो आंतों की भूमिका आएंगे तो सबसे पहले हम लोग अल्सर से शुरू करते हैं। अल्सर पहले बहुत कॉमन था, अभी चूंकि अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं ओरल, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, पीपीआई जो बोलते हैं, उसके कारण अल्सर के केसेस अभी बहुत घट गए हैं। पहले जो सर्जन थे वो अधिकतर ऑपरेशन करते थे पेप्टिक अल्सर के। पेप्टिक अल्सर हमारे छोटी आंत में, ड्यूडनम में और स्टोमक में दोनों जगह होता था। तो अधिकतर ड्यूडनल अल्सर होते थे जिसका ऑपरेशन करके ही इलाज होता था, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, उसमें जान जा सकती थी। तो सबसे पहले खाली पेट जो रहते हैं या इरेगुलर जिनका डाइट है, जो समय से नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत लंबा प्रोलॉन्ग फास्टिंग रहते हैं, या टोबैको का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा, मतलब सारे जितने भी गंदे हैबिट्स हैं जो हमारे फूड हैबिट्स, वो अगर वो करते हैं तो उनको अल्सर का ज़्यादा शिकायत होता था। अभी भगवान की दया से वो बहुत कम हो गया है। जी, और यही अल्सर आगे जाकर फिर कैंसर का भी रूप लेते हैं। ये अगर समय पर इसका इलाज ना हो या पता ना चले, तो ये ये अल्सर जो छोटा सा है अगर, तो उसकी जो खबर कैसे होती है, कैसे पता चलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके? सामान्य भाषा में कहें तो अल्सर एक घाव है। हाँ जी। ये हमारा स्टोमक, पेट का अंदर का लेयर है, इसमें एक गड्ढा बन जाता है, छेद बन जाता है। वही गड्ढा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो फट जाता है और उसमें से लीक होती है, तो वो परफोरेशन हो जाता है। तो अल्सर रहते अगर हम उसका इलाज कर ले तो उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे ही ये अल्सर घाव बनेगा तो उसमें से ब्लड आएंगे। तो ब्लड बहुत बार स्टूल से आते हैं और वो ब्लैक स्टूल होता है। तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर आपका पैखाने का रंग काला है तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका खून जा रहा हो, खून जा रहा है। जी, तो वो हो सकता है। दूसरा है कि उल्टी में हेमेटोमेसिस जो होता है, ब्लड अगर आए उल्टी में तो वो भी अल्सर के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा है कि दर्द बहुत होता है। अच्छा। पहले कहा जाता था कि खाने से पहले का दर्द है कि खाने के बाद का दर्द है। अब है कि खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, जो दर्द इपिगैस्ट्रिक वो अंदर का ही है घाव। हमारे मतलब दोनों साइड के बीच में, ऊपर भाग में, पेट के ऊपर भाग में इपिगैस्ट्रिक रीजन में जो दर्द होता है उसको आमतौर पर हम लोग गैस्ट्राइटिस और अल्सर का दर्द मान के चलते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह के लक्षणों को अगर पहचान लिया जाए और समय पर इलाज कर दिया जाए, जो भी है उसमें दवा से या सर्जरी से जैसे भी हो जाए इलाज, वो डॉक्टर्स और पेशेंट पर डिपेंड करता है, तो वो आगे चलकर जो बहुत घातक बीमारी हो जाते हैं, जो फिर जानलेवा भी साबित होते हैं, इस तरह की नौबत नहीं आएगी। इसलिए लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैस की अभी बात आपने की है, कई बार ये गैस की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा, हर बात में, कई बार तो हार्ट अटैक को भी लोग गैस समझ लेते हैं। तो ये जो गैस है, जो बार बार जिनकी शिकायत होती है, ये भी लेकर आपके पास बहुत आते होंगे लोग,
जहाँ हाँ, तक मेरा अनुमान है। हमारे यहाँ एक अगर हम लोग 50 मरीज देख रहे हैं तो 20 से 25 मरीज पेट दर्द लेके ही आते हैं। जी। उसमें अधिकतर को गैस के कारण ही दर्द हो रही होती है। हम लोग जब रूटीन इन्वेस्टिगेशन में उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हार्मलेस है। हाँ। उसका रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग अल्ट्रासाउंड बहुत सेफली किसी का कराते हैं। जी। तो जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मेन जो रूल आउट होता है हमारा कि अपेंडिक्स है कि नहीं, गॉल ब्लैडर में दर्द है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। बाकी गैस्ट्राइटिस और अल्सर के लिए हमें एंडोस्कोपी करके ही देखना पड़ता है। पहले तो हम लोग मान के चल के उसको मानते हैं कि हाँ गैस्ट्राइटिस है लक्षण के आधार पे, उसके बाद हम लोग दवा देते हैं। अगर उससे आराम हो गया तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें कहीं डाउट होता है कि नहीं ये गैस्ट्राइटिस के कारण नहीं है, तब हम लोग उनका ईसीजी निकलवाते हैं। और दूसरा है कि एंडोस्कोपी कराते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसे बोलते हैं। मुंह में दूरबीन डाल के देखा जाता है कि कहीं अल्सर या घाव या कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है। स्टोमक में अगर अल्सर है तो उसमें बहुत चांस होता है कि कैंसर हो सकता है। ड्यूडनल अल्सर कैंसर नहीं होता जनरली, लेकिन स्टोमक अल्सर में कैंसर का चांस ज़्यादा है। इसलिए ये कोई भी लक्षण दिखे तो उसे खुद से इलाज ना करें। अब मैं अपने नज़दीक के फिजिशियन, सर्जन जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिल के ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी जो भी ज़रूरी होगा वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, वो ज़रूर कराना। बिल्कुल। पता है इस गैस का कारण छोटे से लेकर के बड़ा कारण भी हो सकता है। और अभी जो हम लोग फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, गलत खान पान की बात कर रहे हैं, इससे भी कई बार इस तरह की समस्या हो जाती है। तो क्या सलाह देंगे आप लोगों को ये गैस वैस ना बने, कब्जियत ना हो, इसके लिए किस तरह का फूड हैबिट्स हो हमारा? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, मौसम बदल रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बहुत लॉन्ग फास्टिंग जो होता है, ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं कि आप मुंह में 2-3 घंटे पे हल्का कुछ लेते रहें। और एक साथ होता क्या है कि लोग बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा अचानक फिर एक ही बार सारा खाने, तो उसमें उनका ब्लड शुगर लेवल भी राइज कर जाता है। दूसरी बात है कि आप फाइबर अपने खाने में ज़रूर, रेशा वाली चीज़ें ज़रूर लें। जैसे हम लोग रट जाते हैं बोलते बोलते कि साग सब्जी फल फूल सलाद पानी जरूर लें। तेल कॉफ़ी चाय मसाला मसाला चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, ये हम लोग को रटा गया है बोलते बोलते। तो ये जनरली जो पेट के मरीज होते हैं उनके लिए है कि आप रेशे वाली चीज़ें, फाइबर रिच डाइट लीजिए, वो बहुत हेल्दी होता है। उससे आपका हेल्दी गट बैक्टीरिया भी मेंटेन रहता है और आपका कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की भी शिकायत नहीं होती। बिल्कुल। और ये बातें जब तक लोग जिनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनको ये सारी बातें बता रहे हैं, जब तक हमारे जो ये दर्शक हैं वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सर आपको ये बात बोलना ही पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, हमें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हर जनरेशन के बाद सबको ये बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो फूड हैबिट से संबंधित तो बहुत सारी बातें हमने की हैं। अभी इस मौसम में जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि अभी डेंगू की समस्या लेकर भी लोग आ रहे हैं, मच्छरों से होने वाली जो परेशानियां हैं वो भी लेकर आ रहे हैं, मतलब दूषित पानी, दूषित खाने से लेकर जो उस तरह के भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अभी जो अगर डेंगू की बात करते हैं या बुखार हो रहा है लंबा, या फिर तो किस तरह के सिम्टम्स अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं? देखिए डेंगू एक टिपिकल उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसमें शरीर में बहुत दर्द होता है, हाई फीवर होता है, और कभी कभी अगर उसका सिवियरिटी बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग भी होता है। अच्छा। तो ये सारे लक्षण लेके मरीज आते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपके आसपास में अगर स्टेगनेंट वाटर है तो वो एक हम लोग डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अगर डे बाइटिंग, ये जो होता है डेंगू होता है एडीज मच्छर से होता है, और ये डे बाइटिंग मॉस्किटो होता है, मतलब दिन में ये मच्छर काटते हैं। तो अगर आपके घर में वो कुछ वैसा पानी कलेक्ट है जहाँ पे उसके लार्वा ग्रो कर सकते हैं, तो ये सब हिस्ट्री से लेके सिम्टम्स से लेके हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। लास्ट में ब्लड जांच कराते हैं जिसमें NS1 एंटीजन और NS2 एंटीजन होता है, उससे पता चलता है। CBC कराने से प्लेटलेट, उसमें डेंगू में होता है कि प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में कहीं कटता है तो कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो वैसे स्थिति में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। सर्जन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसको आसानी से हम लोग
अवेयरनेस लाके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम जी, पानी कलेक्ट नहीं होने दें, लार्वा को ग्रो नहीं होने दें, तो ये बहुत इजीली इरेडिकेट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, अभी साइक्लोनिक इफेक्ट आते जाते रह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें अवेयर रहना है। और डेंगू एक जानलेवा बीमारी भी है, इसलिए जब भी आपको शक हो, हाई फीवर हो, पूरे शरीर में दर्द हो, तो अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे तो डेंगू के बारे में जो आप जैसे विशेषज्ञ ही कहते हैं कि शुरुआत में ही अगर लक्षण पता चल जाए, शुरुआत में ही जांच हो जाए, इलाज हो जाए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल दवाओं से ठीक होने वाली समस्या है। लेकिन अगर हम इस लापरवाही बरतते हैं, तो आपने कहा जैसे ब्लीडिंग हो जाती है और फिर ये सर्जरी वाला केस हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। तो अगर उस स्थिति में मरीज पहुंचता है, तो क्या किस तरह से उनको आप बचाने का प्रयास करते हैं? देखिए, जैसे स्थिति आप बता रही हैं, वैसे कंडीशन में मरीज को एडमिट करना पड़ता है आईसीयू में, और उनको पूरा रिसक्सिटेट करना पड़ता है। जो भी कमी है इलेक्ट्रोलाइट या ब्लड में प्लेटलेट की कमी है, जरूरत पड़ने पर, हर मरीज को जरूरत नहीं होती है प्लेटलेट चढ़ाने की, लेकिन जिन मरीजों को जरूरत होती है उनको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आईसीयू सेटअप या अच्छे सेटअप एचडीयू सेटअप में ही हो सकता है, उसका घर में इलाज करने के लिए कभी सोचे भी नहीं। जी बिल्कुल। ये तो एक डेंगू के बारे में बिल्कुल आपने कहा कि घर में इलाज करने की सोचे ही नहीं, और ये हर बात, हर बीमारी में जब सीरियस हो जाए, और शुरू में भी घर में क्यों इलाज करके इसको बढ़ाना, आप डॉक्टर को कंसल्ट में रह के इलाज कर सकते हैं। जी। और डेंगू के अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारे अपने झारखंड की बात करते हैं, तो और भी मलेरिया है, फाइलेरिया है, और भी कई तरह के मच्छरों से होने वाली समस्याएं यहाँ पर है, दूषित जल से होने वाली समस्याएं हैं। तो चूंकि आज हम खान पान पर हैं, पेट के संबंधित समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो दूषित जल से अगर हम होने वाली समस्याओं की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर कोई दूषित जल ले रहा है या दूषित भोजन ले रहा है, फर्मेंटेड हो रहा है, जो खराब हो चुका भोजन है, फ्रिज में रखा हुआ, बहुत दिन का रखा हुआ भोजन हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग सावधानियों में जाएं, तो इस तरह की भी बातें हैं। न सिर्फ सड़क के किनारे जो ठेले कुमचे वाले हैं, घर के अंदर भी हमारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कभी कभी होती हैं जिनके कारण पेट की संबंधी जो है समस्याएं होती हैं। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे दूषित जल और दूषित भोजन से? देखिए, स्टेल फूड, जो बासी फूड होता है, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रीज में रख के उस खाने को गर्म करके तुरंत खा भी रहे हैं, तो वो भी बहुत हेल्दी नहीं है। और जब भी आप अनहाइजेनिक कंडीशन से कहीं भी अपने घर में या बाहर में आप खाना खाते हैं, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट का ही हो, आप देखिएगा कि बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका किचन जो होता है वो बहुत हाइजेनिक नहीं है। तो इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बीच बीच में उसका सर्वे करे और देखिए कि हाइजीन है कि नहीं। अगर आपको इन्फेक्टेड जो भी है वाटर अगर आप लेते हैं या फूड है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फूड पॉइजनिंग के केसेस आपको मिल सकते हैं। अगर एक घर में ऐसा होता है कि सारे लोगों ने खाया है और सारे लोगों को पेट दर्द उल्टी दस्त होता है, तो ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है। दूसरा है कि अगर सिर्फ लूज मोशन हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है, तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिंपल ऑन काउंटर मेडिसिन है, मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, नॉर्फ्लॉक्सटिजेड, ओफ्लॉक्सटिजेड नाम से आते हैं, तो ये सब दवाई से ओआरएस लेके, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वाटर लॉस होता है, तो वाटर लॉस को बचाना जरूरी है और उसके लिए सप्लीमेंट करना होगा आपको ओआरएस, ये सब जो है। और ज़्यादा सीरियस हो जाइएगा तब पानी चढ़ाने की नौबत कई बार घर में भी या किसी कहीं का कुछ खाना या दूषित जल लेने से ये जो फूड पॉइजनिंग है वो हो जाया करते हैं। तो ऐसे मामले में जैसे आपने कहा ओआरएस, तो कई बार घरों में ओआरएस नहीं भी रहता है, कई बार तो अचानक में तुरंत से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? घर में नमक चीनी का घोल जो बताया जाता है, अक्सर पहले दूरदर्शन में आता था, हम लोग भी देखते थे कि 1 लीटर पानी को बॉयल करके ठंडा करके उसमें आप नमक और चीनी का घोल जो बनाते हैं एक फिक्स कंसंट्रेशन में, वो बना के आप ले सकते हैं। वो इक्वली काम करता है, वो ऐसा नहीं है ओआरएस अलग काम करेगा, वो बराबर काम करता है। मतलब ओआरएस में अगर घर में नहीं है ओआरएस और इस तरह की समस्या हो जाती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ्री में अवेलेबल होता है ओआरएस, फ्री में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, आराम से इसको लिया जा सकता है। और जैसे कि अगर हम बुखार की बात कर रहे हैं, सीज़न में बदलता जो है वो बुखार, सर्दी, खांसी से भी लोग पीड़ित होते हैं, टाइफाइड की भी जैसे समस्या हो जाती है दूषित पानी से, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ आपसे चाहेंगे सर। देखिए, आपने ठीक कहा, अगर गंदे पानी जैसे बाहर का पानी या आपका सप्लाई वाटर भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके कारण भी आपको साल्मोनेला टाइफी से आपको टाइफाइड हो सकता है। दूसरा है कि अगर सप्लाई वाटर में हेपेटाइटिस ए भी बहुत कॉमन है,
जिसके कारण कि लीवर की समस्या हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है। तो ये दोनों पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये टाइफाइड भी और जॉन्डिस भी, हेपेटाइटिस जो बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए। अगर वो हुआ तो आपके लीवर में सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपके एंजाइम्स ऊपर चले जाएंगे, जॉन्डिस होगा, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी लगेगी, ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे। जी, मतलब कहने का मतलब है कि अभी फेस्टिव मौसम है, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त हमें दूषित भोजन और दूषित जल लेने से बिल्कुल बचना है। हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो सर, समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। ऐसे तो आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से लोगों तक गई हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो फेस्टिव सीज़न है वो बिल्कुल आनंदमय होगा। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते 1 से 2 लाइन में अगर कुछ संदेश आप देना चाहें दर्शकों को तो। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इन्फेक्शन वाली बीमारियों का बात किया, लेकिन फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अगर आप डायबिटिक मरीज़ है या हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ हैं, तो मीठा खाने से परहेज करें और नमक जितना आपको बताया गया उतना ही लें, तेल मसाला अवॉइड करें। पर्व मनाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना है, उतना ही खाएं जितना से आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे, और बाकी आप लोग के लिए सारी आपकी त्यौहार अच्छे से बीते, यही गुड विशेष मेरे तरफ से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर कि बिल्कुल ऐसा खाना पीना खाएं कि बिल्कुल हमारे सारे पर्व त्यौहार हैं वो हंसते खुशी से निकले, और पूरा जीवन भर अगर हम इसका पालन करते हैं तो पूरी ज़िंदगी भी बिल्कुल आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। तो सर, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, इसका पालन लोग ज़रूर करेंगे। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।